मैं महक सबली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम इस टाइम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। इसके अलावा हम और भी कई सारे विषयों से संबंधित जो है वो यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं और भी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, और साथ ही साथ पेपर 1 की भी तैयारी हो रही है। तो इसलिए हमारी सभी सब्जेक्ट्स की जो आप सूची पाने के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में उसको तैयारी करने के लिए हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी डेली की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो हम आज यहाँ पे कर रहे हैं वो है आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है वो साहित्यिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा। ये काल खड़ी बोली, ब्रज भाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, ये काल खड़ी बोली, ब्रज भाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक काल का परिचय अगर हम दें तो भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक काल, मिश्र बंधु वर्तमान काल तथा गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल नाम दिया है। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जनजीवन के निकट आया। ठीक है, रीतिकाल का जो दरबारी परिवेश था ना, उससे निकलकर ये आधुनिक काल में जो साहित्य है वो जनजीवन के निकट आया, एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। ठीक है, अकेली पद्य नहीं, गद्य विधाओं का भी विकास हुआ। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई। ये राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाया। कौन सा काल? आधुनिक काल। अब इतने से ही पैराग्राफ में से हमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं। ये आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? 1843 ईस्वी से 1923। ठीक है, फिर विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्य काल। रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? आधुनिक काल। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल कहा। ठीक है, और इसमें रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जो साहित्य है हमारा वो आधुनिक काल में जनजीवन के निकट आया। इसी काल में गद्य विधाओं का भी विकास हुआ और खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जानी शुरू हो गई। ठीक है, और ये राष्ट्रीय चेतना का काल भी कहलाया। कितने सारे क्वेश्चन आंसर इसी में से हमारे बन जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिए, ताकि आपको साथ ही साथ जो है लर्निंग भी होती जाए। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य। ठीक है, अब हम भारतेंदु से पहले की बात कर रहे हैं। हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ और विकास कब हुआ? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है फ्रेंड्स, लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, सदा सुख लाल ने सुख सागर और इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी रचनाकारों ने साहित्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा में संबंधित अनेक रचनाएं की हैं। अब ब्रज भाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने
श्रृंगार रस मंडन की रचना ब्रजभाषा गद्य में की। उसके बाद 2 वार्ता ग्रंथ लिखे गए हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। दोनों रचनाओं के रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं सदी में लिखी गई। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई। इसमें गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अष्टयाम की रचना नाभादास ने की है। उसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ये ब्रजभाषा में लिखा गया गद्य है। गद्य लेखन का सम्यक प्रचार प्रसार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। अब ब्रजभाषा की प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार, अब इन्हें भी ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ ने लिखा। अष्टयाम नाभादास का है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ का। अगहन महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल, वैशाख महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल और बैताल पचीसी सुरति मिश्र। अब खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में बात करते हैं। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा है। ये कवि गंग द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में बात करें तो खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा है। ये कवि गंग द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। निरंजनी जी के गद्य से स्पष्ट है कि मुंशी सदासुख लाल एवं लल्लू लाल से पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखन मानते हैं। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम के ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए। इन्होंने प्रेम सागर में विष्णु पुराण के 10वें स्कंध का हिंदी अनुवाद भी किया। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। कॉलेज अधिकारियों को प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान लिखी। मुंशी सदन सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। इन्होंने विष्णु पुराण से प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं है। इन्होंने सुख सागर में श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद किया है। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। हिंदी के रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी शामिल थे। उर्दू के पक्षपातियों से इन्होंने बराबर संघर्ष किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की 2 शैलियाँ विद्यमान थी। एक तो उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खिचड़ी हिंदी भाषा, जिसका प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली उजड़ने के बाद लखनऊ चले गए। इंशा ने रानी केतकी की कहानी की रचना संवत 1855 से 1860 ईस्वी के बीच की। हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में इंशा जी की भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। इन चारों लेखकों का रचना काल लगभग 1800 ईस्वी के आसपास है, इसलिए हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी के आसपास ही समझना चाहिए।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के काशी से बनारस अखबार प्रकाशित किया। इस पत्र की भाषा में उर्दू का पुट था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? आलसियों का कीड़ा, मानव धर्म का सार, इतिहास तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक। सितारे हिंद जी हिंदी के पक्ष में थे। इन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देते। सितारे हिंद जी ने हिंदी की रक्षा के लिए महान कार्य किए। ये सर सैयद अहमद खां का बराबर विरोध करते रहे। ईसाई पादरियों ने हिंदी गद्य के विकास के लिए बाइबल का हिंदी में अनुवाद कर उसका वितरण कराया। आधुनिक काल में भाव व अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हो गया। ब्रज भाषा धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा साहित्य खड़ी बोली में रचा जाने लगा। राष्ट्रीयता व स्वाभिमान की इच्छा इस युग में विकसित हो गई। एक और व्यक्ति रूढ़ियों व अंधविश्वासों से मुक्त हो रहे थे तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता को आत्मसात कर रहे थे। कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक में यही नव जागरण का स्वर आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई देता है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार। भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी का। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम। मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम। सुखसागर सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खान। 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब 1857 की क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने की। अंग्रेजी शासन को लगने लगा कि अब भारतीय दास्तां स्वीकार नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं कर सकते। चारों ओर राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ गई। कविता में राष्ट्रीय देश प्रेम की कविताएं, नाटक इत्यादि रचे गए। अंग्रेजों की पोलें खोली गई। अंग्रेजी शासन में जो दुर्दशा हुई उसका नाटकों के माध्यम से मंचन हुआ और जागरूकता फैलाई गई। इस प्रकार 1857 की राष्ट्र क्रांति से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पूरे भारत में फैल गई। 19वीं शताब्दी के पूर्व नव जागरण का संदेश धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। जाति पात, छूत छात, ऊंच नीच आदि सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों का विरोध धार्मिक संतों, सूफियों आदि के द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी के उपरांत मूलतः वे धार्मिक तत्व नष्ट तो नहीं हुए किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। कहीं पर ये यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित एवं प्रेरित होता दृष्टिगत होता है और कहीं पर विशुद्ध भारतीय धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए आंदोलन छेड़ता है। कहीं इन दोनों के बीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण लक्षित होता है। इन सभी नवजागरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए अनेक सामाजिक तत्व सहायक हुए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने बाबुओं को उत्पन्न करने के साथ साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जन्म दिया, जिससे उन्होंने विज्ञान, दर्शन एवं इतिहास का सर्वेक्षण किया तथा भारतीयों के हित के लिए आंदोलन का सूत्रपात किया। व्यापारिक नीति। अंग्रेजों ने असीम लाभ अर्जित करने हेतु अपनी व्यापारिक दृष्टि केवल भारत तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप तक फैलाई थी। भारत के अथाह कच्चे माल का उपयोग करने के लिए तथा उसे विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने एवं उसका वितरण करने हेतु उन्होंने यातायात के साधनों का विकास किया, जिससे समाज सुधारकों को भी आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वे एक सक्रिय संगठन बनाने में सफल हुए। संप्रदायवादी नीति। अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, शूद्र एवं अन्य वर्णों के मध्य सदैव तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे इनमें एकता स्थापित ना हो सकी। किंतु उनका ये कुचक्र अधिक समय तक ना चल सका।
भारतीयों ने सहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाकर अन्याय को सहन नहीं किया। इस नीति ने भारतीयों में जागृति को जन्म दिया। अनेक समाज सुधारक संगठन बने। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि उसी की देन है। आधुनिक युग के कर्मठ महात्मा गांधी, नेहरू, विनोबा जी आदि महापुरुष उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीयों के अंधविश्वास, विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि का उन्मूलन हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति समाज सुधार के कार्यों में संलग्न हो गए। मिशनरियों के कार्य। इन मिशनरियों का कार्य एक और तो गरीब जनता की सेवा करना था, तो दूसरी ओर अपने धर्म का प्रचार करना एवं अन्य जातियों के व्यक्तियों को ईसाई बनाना था। इस कार्य में इन्होंने अनेक भारतीयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया। मिशनरियों की स्वार्थी भावना ने देश में धार्मिक क्रांति उत्पन्न की, जिनका उद्देश्य इन मिशनरियों की निंदा करना था तथा हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना था। प्रेस विकास की उन्नति ने प्रचार कार्य में सहायता प्रदान की। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश में नव जागरण की लहर को जन्म दिया गया। जन समुदाय क्रांति एवं आंदोलन की गतिविधियों से परिचित होने लगा। प्रेस की उन्नति से नव जागरण के संदेश ने एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली जनमत तैयार किया, जिससे नव जागरण का कार्य तीव्र गति से अग्रसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कल हम इससे नेक्स्ट आगे का करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स।